1996 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में गिर चुकी थी। दिल्ली स्थित तमिलनाडु भवन में एक बैठक चल रही थी। इसमें जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, सीपीएम के हरिकिशन सिंह सुरजीत और ज्योति बसु शामिल थे। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू अपनी किताब फरोज इन अ फील्ड द अनएक्सप्लोर्ड लाइफ ऑफ एच.डी. देवगौड़ा में लिखते हैं कि ज्योति बसु ने एच.डी. देवगौड़ा को बुलाया और सीधे कहा, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। बसु का सीधा इशारा देवगौड़ा को पीएम बनाने का था। देवगौड़ा ने चौंकते हुए कहा, सर मेरी पार्टी में और भी नेता हैं। बसु ने लालू से कहा, लालू अब फौरन इसकी घोषणा करिए, बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं। परेशान देवगौड़ा इसे बचना चाहते थे। उन्होंने बसु से कहा कि सर मैं 2 साल से भी कम समय से कर्नाटक का सीएम हूँ, मेरा करियर अचानक खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ज्यादा दिन सरकार नहीं चलाने देगी। क्या हम नहीं जानते कि कांग्रेस ने चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर के साथ क्या किया? मुझे हिंदी भी नहीं आती और मैंने पूरा देश भी नहीं घूमा है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, कृपया कर अपना मन बदल लीजिए। सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं कि देवगौड़ा ने पीएम ना बनने के लिए बसु के पैर तक छूकर मनाने की कोशिश की थी। हालांकि बसु नहीं माने। उन्होंने देवगौड़ा को समझाते हुए कहा कि क्या मैं बाहर जाकर भारत के लोगों से कहूं कि हमारे पास वाजपेयी का कोई सेक्युलर विकल्प नहीं है? आप समझिए, यदि आप नहीं मानेंगे तो लोगों को दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं है और वक्त भी कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर कैसे किस्मत से बने एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री, और साथ ही जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 161 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पहली बार बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट हुई और कई नेताओं ने अपने क्षेत्रीय दल बना लिए। इनमें माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, एन.डी. तिवारी की ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस और जे.के. मुपनार की तमिल मनीला कांग्रेस शामिल थी। इसके चलते कांग्रेस को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। वहीं क्षेत्रीय दल किंग मेकर बने। इनमें से सीपीएम, जनता दल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, तेलुगु देशम पार्टी समेत 13 दलों ने चुनाव के बाद मिलकर यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा बनाया। इस मोर्चे को 165 सीटें मिली, जिसमें से जनता दल को 46 और सीपीएम को 32 सीटें मिली थी। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए नेताओं ने गणेश परिक्रमा शुरू की। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन ये बात वाम दल और संयुक्त मोर्चे को नागवार लगी। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं कि वाम नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि राष्ट्रपति और संयुक्त मोर्चा के डेलीगेशन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मैं भी वहां मौजूद था। कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने कहा कि क्या हमने इसलिए आपको राष्ट्रपति बनाया है कि आप एक संघी यानी आरएसएस सरकार को सत्ता में लाएं? दरअसल सीपीएम के महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत के.आर. नारायण को उपराष्ट्रपति बनाने की शर्त पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनाने के लिए सहमत हुए थे। चूंकि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था तो लेफ्ट पार्टियों ने शर्मा जी के नाम का समर्थन किया और वो राष्ट्रपति बने। सुरजीत के राष्ट्रपति से नाराजगी की वजह यही थी। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। बहुमत से कम सीटें होने के बावजूद वाजपेयी ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने की बात कही, लेकिन ऐसा ना हो सका।
सरकार बनने के 13वें दिन वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। वाजपेयी जी की सरकार बनने से लेकर गिरने तक संयुक्त मोर्चे में प्रधानमंत्री और सरकार बनाने के लिए रस्साकशी जारी रही। सुगत श्रीनिवास लिखते हैं कि संयुक्त मोर्चे की पहली पसंद वीपी सिंह थे, लेकिन बसु इससे नाखुश थे। फिर भी उन्होंने वीपी सिंह से बात करने को कहा। इसके बाद देवगौड़ा, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, द्रमुक नेता करुणानिधि और मुरासोली मारन वीपी सिंह के आवास वन राजाजी मार्ग पहुंचे। इन नेताओं को लॉन में बैठाया गया और चाय, कॉफी और बिस्कुट परोसे गए। वीपी सिंह आए और सभी से मिलकर वापस अंदर चले गए। लगभग 2 घंटे बाद वीपी सिंह की पत्नी सीता कुमारी सिंह आकर बोली कि उन्होंने कहा है कि आप लोग इंतजार ना करें, पीएम के प्रस्ताव पर मैं राजी नहीं हूं। इस पर सभी वहां से रवाना हो गए। दरअसल वीपी सिंह पिछले दरवाजे से कहीं चले गए थे। वाम नेता ज्योति बासु चाहते थे कि वो पीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी में ही इस पर सहमति नहीं थी। वरिष्ठ पत्रकार उल्लेख एनपी अपनी किताब वाजपेयी में लिखते हैं कि 1977 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए ज्योति बसु की दोस्ती बड़े बड़े लोगों से थी। उनके दोस्त कांग्रेस में भी थे, लेकिन उनकी ही पार्टी सीपीएम के युवा और विचारधारा के पक्के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे सदस्यों ने उन्हें पीएम बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ बगावत कर दी और इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। संयुक्त मोर्चे में शामिल लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव एक दूसरे को पीएम नहीं बनने देना चाहते थे, जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उम्र कम थी। तमिलनाडु की 37 सीटों पर कब्जा करने वाले जीके मुपनार और एम करुणानिधि को दिल्ली की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों तमिल नेताओं ने एक दूसरे को सत्ता के खेल से बाहर कर दिया। जनता दल 46 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इसीलिए देवगौड़ा को पीएम बनने के लिए बेहतर समझा गया। इसके बाद देवगौड़ा को पीएम बनाने की कवायद शुरू हुई। कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चे को सरकार से बाहर रहते हुए समर्थन देने की बात कही। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव और देवगौड़ा अच्छे दोस्त थे। दोनों ही ज्योतिष और ग्रहों की चाल के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते थे। इसके अलावा देवगौड़ा ने नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार बचाने में मदद भी की थी। इस तरह संयुक्त मोर्चे और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से देवगौड़ा को 318 सांसदों का साथ मिला। सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं कि बिहार भवन में बैठक शुरू हुई। इसमें ओडिशा के बीजू पटनायक, कर्नाटक के पूर्व सीएम रामकृष्ण हेगड़े, एचडी देवगौड़ा, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, श्रीकांत कुमार जेना समेत कई नेता मौजूद थे। पटनायक खड़े हुए और देवगौड़ा को पीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि पटनायक से किसी ने ऐसा करने को नहीं कहा। जैसे ही देवगौड़ा का नाम बैठक में गूंजा, वैसे ही हेगड़े नाराज होकर बाहर चले गए। श्रीकांत ने इसके सभी आधिकारिक काम पूरे किए और देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। सीएम देवगौड़ा के प्रधान सचिव एमएस मीनाक्षी सुंदरम अमेरिका से बेंगलुरु लौटे थे। उन्हें सीएम आवास अनुग्रह से फोन आया। सुंदरम को लगा कि निर्वाचित हुए पीएम द्वारा राज्य के अधिकारियों के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। जब सुंदरम अनुग्रह पहुंचे तो देवगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा उनका इंतजार कर रही थी और किसी अन्य अधिकारी को डिनर के लिए नहीं बुलाया गया था। सुंदरम और चेन्नम्मा के बीच पहले कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उनकी चिंता साफ झलक रही थी। वो इस बात से कम खुश थी कि उनके पति देश की सरकार चलाएंगे। चेन्नम्मा ने सुंदरम से कहा कि देवगौड़ा लंबे संघर्ष के बाद कर्नाटक के सीएम बने थे और अच्छा काम कर रहे थे। हम यहाँ खुश थे, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की? मैं और मेरा परिवार घबराया हुआ है। न जाने दिल्ली में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। हम वहाँ किसी को नहीं जानते और ना ही हमें वहाँ की भाषा यानी कि हिंदी आती है। जब भी मैं किसी से दिल्ली के बारे में बात करती हूँ तो वो मुझे डरा देते हैं।
अब जब उन्होंने यानी देवगौड़ा साहब ने दिल्ली जाने का मन बना लिया है तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके साथ जाएं। 20 मिनट की बातचीत के बाद दोनों डाइनिंग रूम गए जहां देवगौड़ा बैठे थे। देवगौड़ा ने सुंदरम से कहा कि सुंदरम, कृपया पीएमओ में शामिल हो जाओ। हमारा कार्यकाल लंबा नहीं होगा, अपना परिवार शिफ्ट मत करना, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हम सिर्फ एक सूटकेस लेकर जाएंगे। 1 जून 1996 को एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देवगौड़ा के मंत्रिमंडल में सीपीएम के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने। वहीं इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री, मुरासोली मारन उद्योग मंत्री और रामविलास पासवान रेल मंत्री बने। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं कि आंतरिक दबाव और विरोधाभासों के बावजूद देवगौड़ा ने गरीबों, किसानों, भूमिहीन मजदूरों और गरीब बस्तियों में रहने वालों के लिए खूब काम किया। इनके लिए विशेष योजनाएं बनवाई और कोशिश की कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। देश की इकोनॉमी में परिवर्तन के लिए 1997-98 के बजट में बहुत से आर्थिक सुधार किए गए। डीएलएफ चेयरमैन केपी सिंह अपनी आत्मकथा वेटर द ऑड्स द इनक्रेडिबल स्टोरी बिहाइंड डीएलएफ में लिखते हैं कि देश की लगातार बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बारे में पीएम देवगौड़ा को बताने के लिए बड़े व्यापारियों का एक डेलीगेशन उनसे मिलने पहुंचा। मीटिंग शुरू हुई और प्रेजेंटेशन पेश किया गया। जब प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो हमें ऐसा लगा कि देवगौड़ा कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। वो अचानक जगे और एकाएक बोलने लगे कि मुझे बहुत खुशी है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों, संयुक्त मोर्चा सरकार में बहुमत का गणित किताबी गणित से कहीं ज़्यादा कठिन था। हर दिन सरकार को बचाने या गिराने की कवायद जारी रहती थी। रशीद किदवई लिखते हैं कि पीएम देवगौड़ा को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार दौड़कर बिहार भवन जाना पड़ता था। फिर बाजी पलटी और लालू चारा घोटाले में घिर गए। इस मामले में सीबीआई ने लालू से पूछताछ की अनुमति मांगी। तब लालू को देवगौड़ा ने 5 मिनट की मुलाकात के लिए कई दिनों का इंतजार करवाया। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में लिखते हैं कि 1997 में लालू से पहले राउंड की पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने देवगौड़ा को फोन लगाया और उन पर भड़क गए। लालू ने कहा, यह सब अच्छा नहीं हो रहा है जो आप करवा रहे हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी करनी है तो बीजेपी के खिलाफ करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो। देवगौड़ा ने लालू से अपनी मजबूरी बता दी। हालांकि देवगौड़ा चाहते तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह के जरिए लालू की मदद कर सकते थे। एक बार तो लालू ने पीएम आवास में देवगौड़ा पर तंज कसा। कहा, जी इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था, बहुत गलती किया तुमको पीएम बना के। देवगौड़ा ने भी इसी लहजे में जवाब दिया, भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल थोड़े ही है कि जब चाहा जिसे चाहा भैंस की तरह हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, लेकिन मैं भारत सरकार चलाता हूँ। कुलदीप नैयर अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में लिखते हैं कि कांग्रेस का जल्द ही देवगौड़ा से मोह भंग हो गया और तीसरे मोर्चे पर कोई नया नेता चुनने के लिए जोर डालने लगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स में लिखते हैं कि देवगौड़ा सरकार जानबूझकर कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव समेत कई कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था। बोफोर्स कांड के बारे में फिर से चर्चा शुरू कर दी गई थी। यहां तक कि देवगौड़ा सरकार के कई मंत्री खुले तौर पर कांग्रेस के शासन की आलोचना करते थे। 22 जनवरी 1997 को तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह जिनेवा से अपने साथ एक बॉक्स लाए जिसमें कथित तौर पर बोफोर्स से जुड़े दस्तावेज थे। हालांकि जांच में कभी इन बोफोर्स दस्तावेजों का जिक्र भी नहीं हुआ। इन आरोपों के चलते कांग्रेस में सरकार से समर्थन वापस लेने की बात होने लगी।
मार्च 1997 में जल्दबाजी दिखाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने संयुक्त मोर्चे पर दबाव डाला कि वे अपना पीएम बदले। हालांकि उल्लेख पीएन लिखते हैं कि चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह सीताराम केसरी ने ले ली। केसरी और देवगौड़ा के बीच 36 का आंकड़ा था। 1997 में केसरी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश भंडारी को हटाने की मांग की थी, लेकिन देवगौड़ा ने इसे खारिज कर दिया। रशीद किदवई लिखते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष केसरी कई मामलों में सरकार को दबाना चाहते थे और अक्सर ही प्रधानमंत्री से खुन्नस खाए रहते थे। उन्हें तो मंत्रियों के गाड़ियों के हूटर सायरन तक से दिक्कत थी। ऐसा कहा जाता है कि केसरी हमेशा कहा करते थे कि इन मंत्रियों ने अपने ड्राइवरों को हिदायत दे रखी है कि दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय के सामने से गुजरते समय अपनी गाड़ियों में लगे हूटर सायरन खूब तेज बजाया करे, जिससे विपत्तियों में फंसे चाचा केसरी को और परेशानी हो। इसके बाद 11 अप्रैल 1997 को संसद में देवगौड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कांग्रेस के हाथ खींचने से सरकार अल्पमत में आ गई। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 292 और खिलाफ 158 वोट पड़े, जबकि 6 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इस मौके पर देवगौड़ा बोले, यह मेरी नियति है, मैं मिट्टी से उठकर फिर यहाँ विराजमान होने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे अध्यक्ष यानी कि केसरी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आपकी राजनीतिक यात्रा में मैं 10 चुनावों का हिस्सा रहा हूं। केसरी ने अब तक कितने चुनाव लड़े हैं? यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की बातें बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की आज कोई कद्र नहीं है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए यह बुजुर्ग व्यक्ति जल्दी में है कि किसी तरह मुझे यहाँ से रवाना किया जाए। 11 अप्रैल 1997 को एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देवगौड़ा केवल 10 महीनों तक ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज रह पाए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर लिखते हैं कि देवगौड़ा एक प्रधानमंत्री के रूप में किसी त्रासदी से कम नहीं थे। उन्होंने भारत के किसानों के लिए चमत्कार दिखाने के दावे किए थे, लेकिन वे संदिग्ध सौदों में फंसकर रह गए और इस तरह से एचडी देवगौड़ा का प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त हुआ था। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में यहीं तक। देवगौड़ा जी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।